हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे आधुनिक हिंदी गद्य से संबंधित। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस हैं, ये लगातार आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिस पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन मैम के द्वारा आपको कराए जा चुके हैं। तो आई होप आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। क्लासेस अच्छी लग रही हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो इन्हीं से एक बेहतरीन प्रिपरेशन होती है। आप सिलेबस के अंतर किताब को कितना भी देख लें, लेकिन जब तक आप एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है अधूरी हो सकती है। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी के गद्य के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप इस क्लास के अंतर्गत अपने आप को टेस्ट कीजिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तो भारत भारती जो काव्य है दोस्तों, इसका प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन 1910, 1911, 1912 या 1915 में। तो भारत भारती काव्य का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1912 में हुआ था। तो 1912 में हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रचनाएं हैं, इनके रचना काल का आरोही क्रम सुव्यवस्थित करना है। ऑप्शन हमारे पास अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर सीधे सही ऑप्शन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहले जो अगर आरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले साकेत आया, फिर यशोधरा की रचना हुई थी, और उसके बाद फिर द्वापर की रचना हुई थी, फिर जय भारत की रचना हुई थी दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न में दोस्तों आपको सीधे सीधे सही आंसर को ही प्रिपेयर कर लेने चाहिए, जिससे आपके कोई डाउट्स ना रहें। ठीक है, साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था छायावाद को? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? ये कहा गया था डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया था छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जो पंत को उनकी कृति कौन सी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है लोकायतन, चिदम्बरा, हंस गीत हंस या ग्राम्या। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि बार बार रिपीटेड प्रश्न है। तो पंत की जी की जो रचना थी दोस्तों चिदम्बरा, ठीक है, उनकी जो रचना है चिदम्बरा, इस पर उनको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे ये बार बार रिपीटेड है और अधिकांश अभ्यर्थियों के क्वेश्चन आता ही होगा। ठीक है, तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पंत जी को। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा दोस्तों, इसके क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरा बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि है? तो तार सप्तक का कवि कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय या नरेश मेहता। तो तार सप्तक के कवि कौन है दोस्तों? ये हैं दोस्तों अज्ञेय। अज्ञेय दोस्तों तार सप्तक के कवि के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं नहीं रहा है? तो नई कविता से संबद्ध कौन कवि नहीं है इसमें? ऑप्शन है कुमार नारायण, नेमीचंद्र जैन या अजीत कुमार या दुष्यंत कुमार।
तो अगर हम बात करें नई कविता से संबद्ध जो कवि हैं वो है एक तो कुंवर नारायण नई कविता से संबद्ध हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें अजीत कुमार भी इससे संबद्ध हैं, दुष्यंत कुमार भी इससे संबद्ध हैं, लेकिन नेमी चंद जैन दोस्तों ये नई कविता से संबद्ध नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों जो प्रभा नामक जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रभाकर माचवे। तो दोस्तों प्रभा नामक जो पत्रिका है इसका संपादन जो किया गया था वो किया गया था बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा। शर्मा के द्वारा दोस्तों जो है प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व कौन सा होना चाहिए? तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों उनके अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? ऑप्शन है इसमें मात्रिक छंद के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण या काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रयोगवादी काव्य का जो मुख्य तत्व है दोस्तों वो होना चाहिए नई नई राहों का अन्वेषण करना, क्योंकि जो प्रयोगवादी काव्य होता है इसमें नई नई राहों का अन्वेषण किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? तो दोस्तों ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, निराला, दिनकर या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल जो उपन्यास हैं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के हैं। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? तो दोस्तों परीक्षा गुरु नामक जो उपन्यास है दोस्तों ये इसका प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 82, 84, 83 या 85। तो सारे 1882, 84, 83 या 85 में से कब परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन हुआ था? तो ये हुआ था 1882 में दोस्तों, 1882 में। ठीक है, 1882 में। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है। ऑप्शन है ममता, सुजान भगत या सालवती या छाया। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो है प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर ममता भी प्रसाद द्वारा रचित है, इसके अलावा बात करें सालवती भी जयशंकर प्रसाद की है, छाया भी है, बट जो सुजान भगत है ये प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? तो नया रास्ता नामक जो कहानी है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद पहाड़ी, डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर या इस्मत चुगताई। तो दोस्तों नया रास्ता जो कहानी है ये इसके लेखक कौन है? वह है राम प्रसाद पहाड़ी। राम प्रसाद पहाड़ी द्वारा रचित है दोस्तों नया रास्ता कहानी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो भारतेंदु युग में जो नाटक बने हैं उनके जो सही कालक्रम क्या है दोस्तों? 1800 1850, 1850 से 1885, 1850 से 1900 या 1850 से 1950 तक। तो भारतेंदु युगीन जो नाटक हैं दोस्तों उनका जो सही कालक्रम है वह है 1850 से 1900। ठीक है, 1850 से 1900। तो ये दोस्तों जो है भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, स्वर्ग की झलक वो अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? तो स्वर्ग की झलक या अंधी गली इसके लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा और लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो स्वर्ग की झलक वो अंधी गली के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों वह हैं उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा
जो है स्वर्ग की झलक और अंधी गली का लेखन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो आधे अधूरे नामक जो नाटक है दोस्तों, इसका जो मूल प्रतिपाद्य क्या है? ऑप्शन है नौकरशाही, मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति, चुनावी दलीय राजनीति और सामुदायिक विलगाव। तो दोस्तों यहाँ पर आधे अधूरे नामक जो नाटक है उसका जो मूल प्रतिपाद्य है वह है मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। तो मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति दोस्तों, ये आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक हैं दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? तो रसज्ञ रंजन नामक जो निबंध है वो किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर गुलाब राय। तो रसज्ञ रंजन जो निबंध है दोस्तों वो किसका संकलन है? वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रसज्ञ रंजन नामक निबंध का संकलन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से सही कालक्रम वाला वर्ग कौन सा है? तो अगर हम सही कालक्रम की बात करें दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे सही कालक्रम की बात करते हैं। आप ऑप्शन चारों देख सकते हैं, कबीर सूर तुलसी जायसी, कबीर सूर जायसी तुलसी, सूर कबीर तुलसी जायसी या कबीर तुलसी जायसी सूर। तो दोस्तों हम इसका सही कालक्रम की बात करें तो सबसे पहले जो है कबीरदास की रचनाएं हैं, फिर सूरदास की हैं, फिर मलिक मोहम्मद जायसी के हैं और फिर हैं तुलसीदास की। तो इस आधार पर हमारा ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही बनेगा दोस्तों, कबीर सूर जायसी तुलसी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह किसका कथन है? ऑप्शन है डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। तो कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह कथन है दोस्तों डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का ये कथन है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल है। तो अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल क्या है दोस्तों? तो इसका जो वो है दोस्तों, यह है 500 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है कि 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1500 से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व भी नहीं है, 1 से लेके 500 ईसा पूर्व भी नहीं है, 15,000 से 1500 भी नहीं है, तो 500 से लेके 1000 ईसा तक। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो दोस्तों पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन है ब्राह्मण, सौरसेनी, अर्धमागधी या मागधी। तो पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से दोस्तों पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या अवधी। तो मेरठ सहारनपुर बिजनौर जो हैं दोस्तों ये खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 252 वैश्रवण की वार्ता
की भाषा क्या है? 252 वैष्णवन की वार्ता की जो भाषा है वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या बघेली। तो 252 वैष्णवन की वार्ता जो है ये दोस्तों ब्रजभाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट करके रखें। अगला प्रश्न है, ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? तो ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? ऑप्शन है ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या बुंदेली। तो ईसुरी जो हैं वो किस बोली के लोक कवि हैं दोस्तों? वह हैं बुंदेली। बुंदेली बोली के लोक कवि के रूप में जाने जाते हैं ईसुरी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक गलत है। तो दोस्तों इसमें से कौन सी लिपि जो है देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपि नहीं है, ये पूछा गया है। ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा या कुटिला। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपि कौन कौन सी रही है, वो रही है एक तो ब्राह्मी रही है, इसके अलावा शारदा भी इससे पहले एक पूर्ववर्ती लिपि है, इसके अलावा कुटिला भी है। बट जो खरोष्टी लिपि है दोस्तों देवनागरी लिपि के बाद की लिपि है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, इनमें द्विगुण व्यंजन है, तो द्विगुण व्यंजन कौन सा है ये पूछा गया है इसमें। ऑप्शन है ड, ड, ढ, ह। तो इनमें से द्विगुण व्यंजन कौन सा है दोस्तों? वह है ड। ठीक है, क्या है? ड, यानी कि जिसके अपॉन नीचे से यहाँ पर बिंदा हो। ठीक है, तो यहाँ पर द्विगुण व्यंजन इसको कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, 346 या 347। तो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों राजभाषा हिंदी, तो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत इसके अंतर्गत हुआ है। राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ है वो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, वो है 344 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, स्वभाषा स्वदेश व स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वह कौन से थे नेता थे जिन्होंने स्वभाषा स्वदेश और स्वधर्म का आंदोलन चलाया था। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। तो दोस्तों जो हमारे स्वभाषा स्वदेश और स्वधर्म का जो आंदोलन चलाने वाले व्यक्तित्व हैं वह हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। एक सच्चे देशभक्त थे दोस्तों जिन्होंने स्वभाषा स्वदेश और स्वधर्म का आंदोलन चलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया गया है, ये पूछा गया है। भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप रूप को, या भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, या उपयुक्त तो सभी को। तो भारतीय संविधान ने जो अंकों का रूप स्वीकार किया है दोस्तों वो क्या है? भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को भारतीय संविधान ने अंकों के रूप में स्वीकार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को भारतीय संविधान ने स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो इतिहास लेखन की जो सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, ये ऑप्शन है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति या समाजशास्त्री पद्धति। तो दोस्तों विधेयवादी पद्धति दोस्तों ये जो है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति के अंतर्गत मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर विनय मोहन। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशनारंभ वर्ष है? तो कवि वचन सुधा नामक जो
पत्रिका का प्रकाशन हुआ था इसका आरंभिक वर्ष क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन है 1865, 1868, 1880, 1879 यानी कि 79। ठीक है, तो कवि वचन सुधा नामक जो पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों है 1868, 1868 दोस्तों, ये कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ वर्ष है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? ऑप्शन है पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है इसमें जो कालों का नामकरण का आधार रहा है दोस्तों वह है युग प्रवृत्ति। युग प्रवृत्ति दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको हिंदी की हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। इससे पहले जो भी हमारी क्लासेस लगातार हो चुकी हैं दोस्तों 45 46 लगभग हो चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाके बहुत अच्छे से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को मजबूती दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं आपको। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।